अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो सर। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे टाइम दें। वो कुछ मैंने पिक्चर्स अपलोड करनी है तो उसमें से मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसकी स्लाइडें नहीं बनी हुई आज। ठीक है, तो 5-10 मिनट ओके आपको। सर। हाँ, वेट करें थोड़ा सा।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये आपको मेरा वालेकुम अस्सलाम सर। पिक्चर डिस्प्ले हो रही है सबके पास? ये सर कुछ स्क्रीन शो हो रही है। सर ये क्या है? बेटा मैथ का पढ़ लो तो मैथ का ही होगा ना। अरे सर से पूछ रहा हूँ ना मैं, वही तो। यार मैंने बता दिया, सर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सर अभी सेटिंग कर रहे हैं। मतलब बंदा सवाल नहीं पूछे? क्या जवाब मिल गया है ना आपको? बस ठीक है, कर अभी। ठीक है। शम्स। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो जी सर, सर। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर लगता है चले गए।
जी आपको नज़र आ रही है स्लाइड? हेलो, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। हेलो, यस सर, आ रही है। यस सर। आज थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, बार बार काम ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, तो अब हमारा एक नया टॉपिक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो ये है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब ये इसकी ना जनरल फॉर्म है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की। लिखते कैसे हैं? एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, एम जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, यानी कि एम के अंदर जो है वो एक्स और वाई वेरिएबल दोनों होंगे। इसी तरह सिमिलरली एन हैविंग एक्स एंड वाई वेरिएबल्स बोथ। ठीक है। एम मौजूद कहाँ होगा? एम हमेशा उसका मल्टीपल होगा, डी एक्स का मल्टीपल होगा, यानी कि डी एक्स के साथ जो भी चीज़ फंक्शन के तौर पे मौजूद होगी वो एम होगा, और डी वाई के साथ जो भी फंक्शन जैसी चीज़ मौजूद होगी उसको आप कहेंगे एन, या एन ऑफ एक्स कॉमा वाई। कह रहा है कि इस इक्वेशन को कहेंगे इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़, अगर तो ये कंडीशन पूरी होती है। अब ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि इस एम का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? वाई से। फिर सेकेंडली क्या करेंगे कि एन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। और ये जो साइन है ना, डी नहीं है, ये पार्शियल का साइन है। ठीक है, पार्शियल का साइन है ये। तो अगर उन दोनों का जवाब सेम आ जाता है, ठीक है, अगर वो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ भी लिखते हैं एम वाई और एन एक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं एम वाई और पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है उसको एन एक्स लिखते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इट मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जबकि इसको ये कंडीशन सिर्फ पूरी करनी है। ठीक है, ये होता हो गई पहचान। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? वो होती है जिसमें ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं। फिर हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर हम उसमें देखते हैं कि ये सेपरेबल हो रही है नहीं हो रही, होमोजीनियस है नहीं है, रिड्यूसिबल होमोजीनियस अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूसिबल होमोजीनियस है या नहीं। फिर देखते हैं एग्जैक्ट है कि नहीं। तो फिर जब एग्जैक्ट अगर इस कंडीशन में पूरी होती है तो एग्जैक्ट होती है। फिर इसके लिए ऑलरेडी डिज़ाइन जो है सॉल्यूशन मौजूद है, उसको हम कहेंगे एंड द जनरल सॉल्यूशन इज़, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन इज़ इंटीग्रल ऑफ एम। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एम। एम आप यूँ भी लिख सकते हैं, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं एम की जगह पे। ठीक है, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस फिर लिखेंगे इंटीग्रल एन। एन के अंदर लिखेंगे कि एन की सिर्फ वो टर्म्स उठानी है या वो टर्म्स कंटेन करनी है। एक मिनट बेटा, ज़रा फ़ोन आ रहा है, ज़रा थोड़ी देर रुकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या हाल है?
क्या हुआ यार, फिर से चले गए? हाँ जी, स्लाइड नज़र आ रही है? यस सर आ रही है। ये नेट का ही प्रॉब्लम चल रहा है, असल में वही रिजॉल्व करवा रहा हूँ, तो वही बार बार शायद डिस्कनेक्ट होता है। तो ये हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे ना। तो इंटीग्रल एम डी एक्स, ये ऑलरेडी ना सॉल्यूशन बना हुआ है, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इंटीग्रल करना है, आपने सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एम 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 ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट से एम को इंटीग्रल करना है, और एन को जो है वो डी वाई के रिस्पेक्ट से करना है। लेकिन ख्याल ये रखना है कि जिन टर्म्स के अंदर जिन जिन टर्म के अंदर x आता है, चाहे वो मल्टीप्लाई क्यों ना हो रहा हो y वेरिएबल के साथ, तो आपने वो x वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो तमाम छोड़ देनी है, और सिर्फ कांस्टेंट नंबर और y वाली जो सिर्फ y वेरिएबल्स वाली टर्म जो होंगी ना, वो आपने n की यहाँ लिखनी है। अदरवाइज़ n के अंदर n की ऐसी टर्म जिसके अंदर जो है वो x वेरिएबल मौजूद हो, चाहे वो y के साथ क्यों ना हो, तो वो आपने नहीं लिखनी, इक्वल्स टू सी। सिमिलरली इसका दूसरी फॉर्म क्या है कि इंटीग्रल, या दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये करें चाहे ये करें। अच्छा, इसके अंदर ना जो m होगा ना, इंटीग्रल करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि हम y को आपने जब भी इंटीग्रेट करेंगे इस m को, पहले वाले फार्मूले पहले वाले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो जो m जो होगा उसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्या करना है? कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी कि कीपिंग y कांस्टेंट। आपने जो है सिर्फ x के हिसाब से इंटीग्रल लेना है, और y को ऐसे तस्वुर करना है कि कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले पे आ जाएं। दूसरे वाला भी अल्टरनेटिव है, चाहे तो ये यूज़ कर लें। इसके लिए क्या होगा, जो आसान लगे सिचुएशन के मुताबिक, यानी कि जिसका इंटीग्रल आपको आता हो करना आसानी से, तो आप दोनों जो है वो प्रेफरेंस है आपके पास कि आप कोई भी यूज़ कर लें। अच्छा जी, एन इंटीग्रल एन डी वाई, और एन के अंदर जो है अगर ये वाला फार्मूला, तो एन के अंदर आपको क्या करने का, एक्स कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा आपको, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। आपको यहाँ पर तस्वुर करना पड़ेगा कि एक्स जो है वो आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है, और सिर्फ वाई जो वेरिएबल होंगे उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से, डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल करना है। फिर प्लस, प्लस के बाद इंटीग्रल एम। अब जैसे ऊपर n को जो है वो एक्स वाली टर्म्स नहीं लेनी थी, इसी तरह m के अंदर ना आपने y वाली टर्म्स जितनी भी है ना वो नहीं लेनी। सिर्फ यहाँ पे आपने x को इंटीग्रल करना है और कांस्टेंट को कर सकते हैं। जितने भी m के अंदर जो है, m एक पूरा फंक्शन होगा ना, हो सकता है उसमें टर्म्स मौजूद हैं। अगर टर्म्स मौजूद हैं जिसके अंदर y मौजूद है, तो y वाली जो है आपने नहीं लेनी, x और कांस्टेंट को आप कर देंगे dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल इक्वल्स टू सी। तो ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो डेफिनेशन थी, और उसके सॉल्यूशन के बारे में था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नज़र आ रही है आपको या नहीं?
जिसमें लिखा हुआ 9.4 एक्सरसाइज। हेलो, नो सर, नहीं दिख रही। ये है 9.4। ये ये SM यूसुफ की मैंने आपको कहा था बुक वगैरह ले लीजिएगा। तो ये उसकी 9.4 एक्सरसाइज है, इसका सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, इसी तरह ये सर इसकी पीडीएफ है आपके पास? यार इसकी पीडीएफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने नेट पे देखा है लोगों के पास होती है। नेट से आप उठा सकते हैं। सर हमने ढूंढी थी लेकिन मिली नहीं कोई खास। अच्छा, मैंने किसी के पास देखी भी थी, तो सर लेके दे दें। ये लेके देखना तो मुश्किल है, मैं खुद तलाश कर लूँगा। अब पता नहीं किसके पास देखी थी, वो देखूंगा मैं, अगर मिल गई तो। नहीं तो फिर हार्ड कॉपी पे गुजारा करना। अगर नहीं मिली तो पहले ज़रा मुझे देखने दो। इसके अंदर जो सवाल आते हैं वो आप इसमें से देख के कर सकते हैं, इस बुक में से जो जो हमने टॉपिक पढ़े हैं। तो अब इनको हम वन बाय वन कुछ इसमें से कुछ चंद एक सवाल करेंगे। अच्छा, ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है जी? सर नजर आ रही है। यस सर। ये जिसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 ब्रैकेट 2xy प्लस y माइनस 10y, नज़र आ रहा है dx? यस सर नजर आ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसा है कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 उठा है उस एक्सरसाइज का। और अब ये जो dx है, अब आपने तय कैसे करना है कि m क्या चीज़ है। तो जो भी जब मल्टीपल ऑफ dx होता है वो m होता है। ये पूरा m है आपके पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और dy के बराबर में जो भी कुछ होता है साइन समेत, हाँ, बाहर का जो साइन होगा, प्लस तो प्लस, माइनस में, तो ये पूरा जो है वो आपके पास क्या होगा, ये पूरा आपके पास जो होगा आपका कहलाएगा n, ठीक है, n ऑफ x कॉमा वाई कहलाएगा, ठीक है। अब करना आपने ये है कि बताना है कि पहले तो आप एज इट इज़, इधर शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्यूशन जो है वो एज इट इज़ इसका लिखना है नीचे। पहले आप स्टार्ट जैसे करते हैं तो गिवन इक्वेशन को एज इट इज़ लिखते हैं, लिख लिया जी। उसके बाद आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि इसमें से m कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आप बताएंगे कि वेयर वेयर करके लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तस्वीर में ना वो नहीं होती, पेंसिल नहीं चल रही मेरी, तो आप खुद से ज़रा जो अलग से वर्क करेंगे अपने पास उतारेंगे, तो उसमें लिख दिएगा वेयर m इक्वल्स टू ये पूरा, m ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू ये पूरा लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे n ऑफ x कॉमा वाई ये पूरा, ठीक है, उसमें ये पूरा, फिर आप उसका सर m का पिक्चर को जो है पेंट में दे दें ना। पेंट में कर जाऊँ, एक मिनट, ये ले पेंट में ले गए। सर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास फिर। इतना बड़ा क्यों है ये? इसमें पेंसिल कहाँ पे भाई? हम्म, यही है पेंसिल, लिख क्यों नहीं रही फिर?
आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है जिस पे मैं काम यस कर सर। रहा हूँ? हाँ, ये लिखा तो है उसने एकदम बारीक सा। तो पेंट में ओपन करें, वहाँ मजीद नहीं ऑप्शन नहीं, बताइए। पेंट में तो कर लिया ओपन। अब ये बोल्ड कैसे होगा वो? ना वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है। चलो सर ये जो टी बना हुआ है इसके आगे क्या बना हुआ है सर, ये क्लियर नहीं कुछ। कहाँ पे टी? सर ये -t क्वेश्चन में जो है 2xy + y - t। हाँ ये 10 है, 10y है। अच्छा 10 है, ठीक है। 10y, 10y dx। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है? पहले आपने ये डिक्लेयर कर देना है। पहले तो आपने एज इट इज़ उतारनी है। ये मिसाल के तौर पे आपने एज इट इज़ उतार ली, ठीक है। ये आपने इक्वेशन उतार ली। उसके बाद आपने बताना है कि इसमें m क्या है। ये नज़र आ रही है मेरी राइटिंग लिखते हुए? ये बहुत घटिया है। नो सर। क्यों नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। 2 जो मैंने m लिखा है। नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा? नेट सही चल रहा है? सर पेंसिल हिलती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन लिखते हुए जो है वो नहीं, उसको बड़ा नहीं करो, नज़र। बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो उसको। साइज को बड़ा सर करो। फुल स्क्रीन पे है। फिर भी ऐसा हो रहा है। यस सर। सर पेंसिल मूव हो रही है, लेकिन नीचे जो लिखा जा रहा है वो नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, बारीक भी नहीं है। क्या बात है, मैं अब लिखे जा रहा हूँ, क्यों नहीं नज़र आ रहा? सर पेंसिल मूव हो रही है खाली बस। यस सर, सिर्फ पेंसिल मूव हो रही है, जो लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा नजर। भाई अब क्या करूँ मैं? मेरा क्या कसूर है इसमें? सर वो PDF एडिटर सही है। पीडीएफ में ये नहीं हो रहा ना कन्वर्ट। सर सारी पता नहीं क्यों पिक्चर्स नहीं। को साथ लेके PDF में कन्वर्ट सर करते हैं। बड़े साइज का ब्रश ले लेने सर। ब्रश ले लूँ जी सर। तो उससे क्या होगा? वो लिखेगा फिर? उससे राइट कर लेने सर। हाँ, ये काम ही सर नहीं कर साइज रहा। बड़ा करके देख लेना सर। साइज तो बड़ा करके ही तो लिख रहा हूँ मैं। इतना बड़ा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? अब क्या नहीं आ करूँ? रहा नहीं ना सर, सर। नहीं नज़र आ रहा। और बड़ा करूँगा तो फिर तो मुझे लिखने की जगह कम पड़ जाएगी। सर आई थिंक सर ये पेंट जो है वो जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं कर सकता लाइव में। ये तो क्यों नहीं हो सकता जब पेंसिल हिलती हुई नज़र आ रही है? सर अभी कोई बकेट। एक मिनट यार, एक मिनट। इसमें साइज देखता हूँ, पेंसिल में कोई साइज भी शायद हो मोटा। हाँ ये शायद सर हमारे इतना पास बड़ा पेंसिल हो। के साइज भी नहीं शो हो रहे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये अब नज़र आया कुछ? नो इक्वल्स सर। टू का साइन अभी भी नहीं आया? अब तो उसने सर बहुत अभी मोटा लिखना शुरू कर दिया है। सर हमारे पास पेंट भी नहीं शो हो रहा, सिर्फ पिक्चर शो हो रही है। पिक्चर शो हो रही है? एक मिनट, मैं ऐसा करता हूँ कि ना इसको वो करता हूँ, अब दोबारा वो करता हूँ, स्लाइड शो करता हूँ। मैंने डायरेक्ट बदला था ना, शायद इस वजह से नहीं हो रहा होगा। एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुको। मुझे लगता है ये किसी और चीज़ का फॉल्ट है। क्योंकि ना ना उसको मैंने शायद शेयरिंग पे नहीं लगाया
और जब पेंट बनाया तो शेयरिंग पे लगाना चाहिए था। मैं देखता हूँ एक मिनट, हो सकता है वहाँ जाके हो जाए। क्या है? हम्म,
हेलो सर, आप मुझे पिक्चर सेंड कर दें सर, मैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेज देता हूँ। एक मसले हो रहे हैं। अच्छा, ये आपको एक पेंट का वो नज़र आ रहा है खुला हुआ, ये सर अभी नज़र आ रहा है। और ये नज़र आया ये एक्स m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, ये 2x सर, प्लस वाई 10y, है ना? हाँ चलो अब सही ये है। सर ये भी नज़र आ रहा है अभी। हाँ वो असल में मैंने ना वो पेंट की वहाँ से बना तो ली थी लेकिन शेयर नहीं किया था, तो वो पुरानी वाली दिखा रहा था। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आएगा ऐसे लिखेंगे आप, ये आपने डिक्लेयर कर दिया कि जी, और ये लाइन आपने ऐसे ही लिखनी है जैसे ऊपर लिखी है मैंने ना, ऐसे ही ये इतना लंबा लिखना देर लग जाएगी। तो ये जो है पूरी आपने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने यहाँ से यहाँ तक टाइप भी कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये m और ये आ गया। इसके बाद आपने, अगर मैं इसको भी दोबारा से कर, ये क्या हो गया, रबड़ था ये। सर रेजर यहाँ नीचे बना हुआ है। ये रेजर है ना? यस सर। हाँ तो ये रेजर ये उसी से तो किया है। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, सर आई थिंक ये वाइट हो है अभी। ये वाइट हो गया है उल्टा। ये देखा सर लिखा तो वाइट रबर हो आ है। रहा, सर रबर आप लिखा कंट्रोल हुआ है। जेड दबाएं अगर आपको मिटाना है। ये सर शॉर्टकट की। कर तो लिया ये, अब मुझे यहाँ चलो, ये m का मतलब है m ऑफ x कॉमा वाई, ये लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है, वो मैंने बस यहाँ सही। लिख दिया है। अच्छा जी, इसके बाद ओके। अब आपने जो है वो m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, y की जगह जब लेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो y का हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव 1 और ये 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह इस y का हो जाएगा 1, ये 1 मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, प्लस 1। फिर आएगा 10, ठीक है ना, माइनस 10y का। तो माइनस 10y का होता है, माइनस पहले आएगा, और 10y का होता है सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, सेक स्क्वायर वाई, ये इसका डेरिवेटिव होगा, सही। फिर इसको सिंप्लीफाई किया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, जो प्रॉपर्टी होती है, फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि 10 स्क्वायर जो है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 के। या एक और तरीका है कि, ठीक है, समझ गए कि 1 माइनस सेक स्क्वायर बराबर होता है माइनस 10 स्क्वायर वाई के। तो ये फार्मूला पता है ना आपको, ये नहीं याद आ रहा? हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया है, सही। इससे क्या बन गया, 2x, और ये दोनों मिलकर बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर ये माइनस का और ये प्लस का हो तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाता, क्योंकि ये सर प्लस का और ये माइनस का था, इस वजह से बाहर माइनस लिखना पड़ा। जी बोलें।
सर आपने m पे विद रिस्पेक्ट टू y लिया है डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, सर पार्शियल आपने डेरिवेटिव। पहले कहा था कि y को हम कांस्टेंट जो है वो ट्रीट करेंगे। अरे वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, अरे क्या कर दिया, किसको कहाँ से मिला दिया, रुक जाओगी। वो सॉल्यूशन में था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मिक्स कर रहे हो चीज़ों को। अब मैंने डेस्कटॉप की पूरी शेयरिंग कर दी है, तो अब आपको जो भी करूँगा ना नज़र आएगा इंशाल्लाह। ये वाला पेज कह रहे थे ना, हेलो। यस सर। हाँ अब आप इसमें देखें, वो ये थी जो आप कह रहे हो, वो ये है कि यहाँ पे y को आप गिविंग एक्स वाई कांस्टेंट रखना है और dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लेना है। अभी जो मैं ये वाला, ये तो सॉल्यूशन की तरफ गया ही नहीं ना, मैं अभी तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है कि भी नहीं। तो एग्जैक्ट की कंडीशन को पूरा करने के लिए सिर्फ ये बताता है कि ये एग्जैक्ट है ही नहीं। तो इस वक्त मैं भी सिर्फ ये कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पे गया ही नहीं। ये लिखा हुआ है ना, एंड द सॉल्यूशन इज, ये दोनों सॉल्यूशन के पार्ट हैं और ये क्राइटेरिया है चेक करने के लिए एग्जैक्ट का। क्योंकि आप क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव n का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, दोनों बराबर आएंगे तो बोलेंगे भाई हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम ये यूज करेंगे ये वाला सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में तो वैसे भी इंटीग्रल साइन होता है, ठीक है। ओके सर। चले अब आप यहाँ आ जाएं, तो ये आपने m कर लिया और ये n भी लिख लिया आपने। फिर आपने अभी तक ये कंडीशन चेक हो रही है कि सबसे पहले तो ये तरीकाकार ये होता है, मुझे दोबारा पीछे से बताना चाहिए था, रिवीजन करनी चाहिए थी। वो ये है कि अभी दोबारा अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या ये सेपरेबल इक्वेशन है, चेक करो। मैं क्योंकि सवाल लिख के नहीं दूंगा किस मेथड से करना है, आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो है कौन कौन सी है, और उसी मेथड से आप आगे चलाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर सवाल के अंदर पिछले रिवीजन करवाता हूँ। ये बताएं क्या है ये, क्या ये सेपरेबल है, क्या इसमें से एक्स और वाई सेपरेट हो सकते हैं? नहीं, नो सर। ठीक है, तो सेपरेबल नो। नहीं है। क्या ये फिर होमोजीनियस है? वो भी नहीं है। यहाँ से एक टी निकलेगा, यहाँ एक लैम्डा निकलेगा, यहाँ से दो, तो एक जैसे निकलने चाहिए पूरी टर्म में से। तो यहाँ ही एक ही एन में से ही, पूरी एम में से ही नहीं निकल रहे तो एन में से कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। अब आ जाएं रिड्यूसिबल होमोजीनियस। रिड्यूसिबल होमोजीनियस के लिए एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, और एक्स और वाई अकेले अकेले और पावर वन के साथ होने चाहिए। ये अकेले अकेले भी नहीं है, मिलाकर हैं, और यहाँ पर जो है वो पावर वन भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिबल होमोजीनियस भी नहीं है। तो उसके बाद जो है हम चौथी चीज़ जो है उस वो हम आए हैं, और वो चौथी चीज़ क्या है या पांचवी चीज़ क्या है, वो हमारे पास है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट जब हमने एग्जैक्ट को चेक करा, फिर हमने इसको किया, अभी डिसाइड नहीं हुआ ये एग्जैक्ट है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। बाकियों को तो हम विजुअलाइजेशन से ही पता करवा लेते हैं, देख करके यार अंदाज़ा हो जाता है कि ये होगा नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये अंदाज़ा हो गया कि दूसरी जो पुराने मेथड है उनसे नहीं होगा, लिहाजा हमको हमें जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्राइटेरिया पूरा करके बताना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, डी एक्स वाले को एम कह देते हैं और डी वाई वाले के साथ जो होता है उसको एन कह देते हैं।
एम का जो है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव वाई से किया जाता है, एन का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बता चुका था। 2x + 1 माइनस सेक स्क्वायर, इसमें से 1 माइनस सेक स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -10 स्क्वायर वाई के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा ली, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया, तो ये बन गया। उसके बाद अब मैंने n का लिया, तो जब n, ये n है आपके पास पूरा, ठीक है, तो n का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे y को, तो ये 2x का x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, इस x का क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या -10y। ठीक है, ये गलत है, ये 10y नहीं, ये 10 स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स का 1 हो गया और -10 स्क्वायर वाई आ गया जवाब। ठीक है, अब देखें कि ये जो है, और यानी कि ये जो हमारा क्या है, एन एक्स कह सकते हैं आप इसको, और इसको एम वाई कह सकते हैं, यानी कि आप इसको कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी कह सकते हैं, एम, इसके सब स्क्रिप्ट में छोटा सा एक वाई बना दें। इसी तरह यूँ भी लिख सकते हैं इसको, एन के सब स्क्रिप्ट में छोटा सा एक्स बना दें, ताकि कि इसका मतलब ये माना जाए। अब क्या करना है, अब जो आपके पास ये जो है, और ये दोनों सेम हो गए ना, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आई हैं, इसका मतलब है दोनों सेम है, तो गिवन इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर, अगले स्टेप में ये देयरफॉर के साइन होते हैं, पे वाले साइन जैसे होते हैं, थोड़े पे नहीं से वाले, तो देयरफॉर हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर आ गए, एम वाई, आप चाहें तो पूरा लिख लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लिहाजा ये दोनों बराबर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर फिर जुमले में लिख सकते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एरो बना के आप लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट है, तो फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखा, देन द जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इज दिस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, आपने जनरल सॉल्यूशन कौन सा लिखना है, फार्मूला लिखना है, याद वो जो फार्मूला था, चले यहाँ लिख देता हूँ, कॉमा लगा के, मैंने तो नीचे डायरेक्ट वैल्यूज पुट की है ना, वो क्या होता है, इंटीग्रल, ठीक है,
इक्वल्स टू सी, और यहाँ पर एरो लगा के बता देता हूँ, हालांकि ये एरो नीचे आना चाहिए था, ऊपर ले आता हूँ कि रखना है कीपिंग वाई कीपिंग वाई कांस्टेंट। पूरा फार्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है ये लिखने के बाद जो है वो आपने ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपके पास m क्या था वो आप ऊपर देख सकते हैं कि जी m क्या था, ये जो हमने m लिखा था, ठीक है, ये पूरा m था ना, 2x y प्लस y माइनस 10y, ये मैंने पूरा m, ये जो हमारा फार्मूले में m था पूरा लिख लिया है। बस यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि जब आप इंटीग्रल करें इस पूरे को m को, इसको पूरे का नाम m है, तो आप क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, तो वहाँ पर आपने y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ x लेना है और y को ऐसे समझना है जैसे 2 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, यानी कि कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस ये फार्मूले का प्लस आया, फिर इंटीग्रल आया, फिर आपके पास पूरा n जो है वो क्या है, ये पूरा n है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेन स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, बिल्टन सॉल्यूशन, ये यहाँ पर मैं कौन सी टर्म लूँगा और कौन सी उड़ा दूंगा। अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, आपने वो टर्म नहीं लेनी जिसमें एक्स मौजूद हो, जिसका मतलब है ये एक्स मौजूद है और हालांकि वहाँ पे वाई भी है लेकिन इसके साथ भी एक्स मौजूद है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों कंसीडर नहीं होंगी। बच क्या गया वाई एक्स के बगैर वाली, तो ये एक्स की बगैर वाली आप इस एन की जगह पे लिख लेंगे, वो क्या है सेक स्क्वायर वाई, और ये लिखा हुआ है डी वाई, तो डी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूँ, आई थिंक समझ आ गया होगा जी। हेलो जी, समझ आया जी? यस सर। ओके, इसके बाद जो है वो आपने इसका इंटीग्रल लेना है किसके रिस्पेक्ट से, dx के, और ख़्याल ये रखना है कि वहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है जी। इस टू, ये तो y कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है इस x का इंटीग्रल लेना है, ठीक है। इस इंटीग्रल को आप हर एक पे ब्रेक कर देंगे ना, वो तो आपको आता है, तो इस x का लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वो 2 जो है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब में क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा जी, ये y जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है इंटीग्रल किसका लेना है 1 का, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x आ जाएगा, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 10y है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है 1 मौजूद है, तो 1 कांस्टेंट का हम जब इंटीग्रल लेंगे तो अगेन इसका भी x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -10y का जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 1 मौजूद है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो -x10y हो जाएगा। और ये जो है प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर वाई डी वाई, इसका हमने डी वाई के रिस्पेक्ट से लेना है, तो डी वाई के रिस्पेक्ट से साइन स्क्वायर वाई का इंटीग्रल क्या होता है 10y, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू सी।
तो बस इतना आसान है, सिर्फ एक स्टेप का सॉल्यूशन है। ये तो सिर्फ क्राइटेरिया था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्राइटेरिया था कि भाई गिवन इक्वेशन आइदर एग्जैक्ट और नॉट, तो यहाँ से पता चल गया था एग्जैक्ट है, हमने बोल दिया भाई एग्जैक्ट है। फिर हमने जनरल फार्मूला लिखा सॉल्यूशन का, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की m और n की, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने तीसरा स्टेप क्या किया, उसको जैसे फार्मूले में इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने इंटीग्रल ले लिया उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको भी हम जो है वो पेंट में ले जाते हैं। अच्छा जी, अब आए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये 1 प्लस ln xy ब्रैकेट के बाहर dx प्लस ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन y ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल्स टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर, सुनाई तो दे रही है लेकिन थोड़ी हल्की सी है। अच्छा,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो जो आपके पास इक्वेशन होती है सॉल्यूशन स्टार्ट वहीं से लेते हैं, एज इट इज़ उसको उतार देते हैं। ठीक है, एज इट इज़ उतारने के बाद आपने डिक्लेयर करना है जिस तरह पहले किया था इस पूरे को। अच्छा उससे भी पहले, ठीक है, आपने सबसे पहले ये उतार दिया अपनी इक्वेशन, फिर आप चेक करेंगे अगेन डिवीजन कि ये सेपरेबल है क्या, एक्स वाई में अलग करके तमाम एक्स को डी एक्स के पास, बल्कि इसको रीअरेंज करने के लिए विजुअलाइजेशन भी काफ़ी है, लेकिन अरेंज करने का तरीका ये होता है कि इसको यहीं रहने दो, इस पूरे को राइट साइड पे शिफ्ट करो, ये पूरी टर्म को डी एक्स के साथ, तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, फिर डी एक्स को नीचे भेजो और इसकी ये वाली टर्म को नया अपॉन में भेज देंगे राइट साइड पे, फिर हम निकालने की कोशिश करेंगे एक्स और वाई, लेकिन वो हमसे नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, आप अलग नहीं कर सकेंगे, आइसोलेट नहीं कर सकेंगे एक्स और वाई को एक दूसरे से, तो इट मीन्स कि ये क्या है, सेपरेबल नहीं है। होमोजीनियस पे आ जाएं, दोनों में से सेम पावर निकलनी चाहिए टी की, या तो टी आएगा ही नहीं तो सेम कैसे निकलेगी, और जब यहाँ नहीं होगा तो कंपेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, दोनों में एक जैसी पावर निकलनी चाहिए। ठीक है, टी की होमोजीनियस का ये तरीका होता है ना कि आपने क्या करना है, टी एक्स और वाई की जगह पे एक्स टी और वाई टी या टी वाई पुट करते हैं। ठीक है, तो कॉमन वाई जो कॉमन टी जो है वो बाहर निकलना चाहिए और फंक्शन एज इट इज़ आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। और रिड्यूसिबल होमोजीनियस के लिए दोनों होने चाहिए एक्स और वाई विद पावर 1 के साथ। ठीक है, एल एन वगैरह या ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें ना मौजूद हो, लेकिन यहाँ एल एन मौजूद है, कांस्टेंट तो मौजूद है, लेकिन एल एन एक्स और वाई दोनों साथ हैं, साथ नहीं होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए और पावर 1 के साथ होने चाहिए, उसका मतलब रेड्यूसिबल भी नहीं है। फिर अगेन चौथा पांचवा नंबर आ जाता है एग्जैक्ट का। ठीक है, तो एग्जैक्ट चेक करेंगे, तो पहले तो आपने एज इट इज़ उतारेंगे, फिर आप बोलेंगे कि डी एक्स के साथ जो भी कुछ होता है वो एम होता है, डी वाई के साथ जो भी कुछ होता है वो आपका एन होता है। ठीक है, इस साइन के साथ फिर आपने उस m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेने से पहले आप इसका एक स्टेप लिख लें, वो ये है, यानी कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा जी यहाँ पे। असल में ये जो पिक्चर्स हैं ये मेरे वक्त की हैं, जब मैं पढ़ता था तो बनाता था, तो ये उस वक्त की बनी हुई है, जो सॉल्व करता था ना होमवर्क, ये क्लास वर्क जब का है ये। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जो है आपने प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई आपने, तो आप जानते हैं कि एल एन ए बी बराबर होता है एल एन ए प्लस एल एन बी, यानी कि एल एन ए क्या हो गया, एल एन एक्स हो गया, और एल एन बी क्या हो गया, एल एन वाई लिख लिया, और 1 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब आप इजीली इस m का, हाँ ये जो इस जो m का है आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का लेंगे y के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा। इस एल एन एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन हम किसके ठीक है, तो हम किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, हमें y के रिस्पेक्ट से लेना है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया। फिर एल एन वाई का लेंगे तो y के रिस्पेक्ट से, हाँ वो हो जाएगा 1/y, तो 1/y हो गया। ठीक है, ये दोनों के डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गए विद रिस्पेक्ट टू y सिर्फ यहाँ पे था, लिहाजा ये आपके ऊपर, उसे कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा,
क्राइटेरिया जो चेक होता है वो डेरिवेटिव से, पार्शियल डेरिवेटिव से चेक होता है, और जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो है वो, उसमें आपके पास जो है इंटीग्रल होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में इंटीग्रल होते हैं, वहां पे m को जो है वो x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल किया जा रहा होता है, जबकि डेरिवेटिव लेते हुए y से लिया जा रहा होता है m का। डेरिवेटिव जो क्राइटेरिया चेक करने के लिए m का जो है वो n का जो है वो x से लिया जा रहा होता है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर n का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल लिया जा रहा होता है। थोड़ी सी डिफरेंस है, तो ये ना मिक्स ना कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं इधर। इस n का आपने विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, क्योंकि ये dy के साथ है, इसका मतलब ये पूरा n है। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट बच जाएगा, तो वो क्या होगा 1/y। 1/y आ गया। इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर। तो मैंने लिख दिया देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन लगाएंगे। सॉल्यूशन का वही है, पहले आपने फार्मूला लिखना है। ठीक है, वो फार्मूला मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। हो जाएगा m dx। अब यहाँ आपको खुद ही ख्याल रखना है कि m के अंदर जो y होंगे वो कीपिंग कांस्टेंट रखेंगे, आपको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ n जो है, n में भी अंडरस्टूड है। चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, n नॉट, n नहीं होगा, ओ सॉरी x नहीं होगा। ठीक है, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल करना है, इक्वल्स टू c। m पूरा रख दें जी, ये m था पूरा, 1 + ln y, ये आपने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, बल्कि इस स्टेप, ठीक है, ये आपने यहाँ रख दिया। फिर क्या होगा, ये डी एक्स है, गलत लिखा हुआ, पार्शियल का साइन नहीं आएगा, ये डी है, यहाँ पे भी डी आएगा। ठीक है, ये डी है। ठीक है जी, अच्छा, आप बजाय इसके ln xy लिखने के आप क्या कीजिएगा, ये वाला लिखिएगा जो सिंप्लीफाई वाला है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, 1 + ln x + ln y। अगर यहाँ जगह है नहीं है, चलो यहाँ तो कोशिश करते हैं लिखने की। ये क्या हो गया, अच्छा जी, हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं। ये होगा इंटीग्रल 1 + ln, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, ln x सिंप्लीफाइड फॉर्म वाली प्लस ln y। ठीक है, और dx प्लस, अब आप मुझे ये बताएं, n की इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म लिखूंगा, या दोनों लिखूंगा, या एक लिखूंगा, या एक भी नहीं, बताएं मुझे। सर ln y लिखेंगे खाली। वो यार ln y कहाँ से आ गया, यहाँ तो ln y है ही नहीं। सर नीचे सिर्फ देख रहा था, 1 है। सॉरी। लिखेंगे सर।
सिर्फ वन क्या लिखेंगे लिखेंगे? सर। हाँ, वन वन। लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एन के अंदर जितनी भी टर्म्स एक्स, जहाँ जहाँ एक्स मौजूद होता है वाली टर्म नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ वन आ जाएगा, वन लिख देंगे। ठीक है, इस वन को आपने क्या करना है, डी वाई से इंटीग्रल कर लेना है। ठीक है, अच्छे जी, ये आप जो है वो क्रॉस कर दें, क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया है सारा। कंफ्यूज करेगा आपको ये। ठीक है, अब आपने डी एक्स को यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रल लेना, वन का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, वन का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर एल एन एक्स का क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट है ना। एल एन एक्स का क्या होगा, क्योंकि एल एन एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं होता। तो इसका एक तरीकाकार होता है, अगर आपको इंटर में याद हो, आपको अगर यहाँ पे साइड में करते हैं काम, वन अपॉन एक्स का एल एन होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल एन एल एक्स होता है, लेकिन एल एन एक्स का हम डेरिवेटिव तो जानते हैं, इंटीग्रल नहीं जानते। तो फिर हम क्या करते हैं, तो साइड पे करवाता हूँ मैं आपको, हर नंबर के साथ एक वन मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एल एन, क्या लिखा मैंने, वन इंटू एल एन एक्स लिख सकता हूँ ना, सिर्फ इसे सॉल्व कर रहा हूँ, एल एन एक्स को, इसका इंटीग्रल लेना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ पे वन मैंने मल्टीप्लाई करवाया, लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने कह दिया कि ये हमारे पास u इंटू वी वाला बाय पार्ट्स फार्मूला लगाऊंगा, इसको मैंने कह दिया ये u है, और सॉरी v है, और इतने हिस्से को मैंने कह दिया ये u है। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाने लगाऊँ। ठीक है, पहले u एज इट इज़ आएगा, आ गया जी एज इट इज़ फार्मूला बाय पार्ट्स का। ठीक है, फिर आपके पास जो है वन का इंटीग्रल आएगा, तो वन का इंटीग्रल क्या होगा, x, वो मैं पहले लिखूंगा। फिर फार्मूले का प्लस आएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रल आएगा, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। डेरिवेटिव ऑफ u क्या होता है जी, बल्कि डेरिवेटिव u से पहले इंटीग्रल ऑफ v आएगा। v का क्या होता है, वन, अभी हमने वन का लिया था तो x आया था, x आ गया जी। फिर मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इनटू एल, u का क्या होता है, u का डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एक्स। ठीक है, डी एक्स, ये एक्स एक्स कट गया। ठीक है ना, तो जवाब में क्या आया, एक्स एल एन एक्स, और इस वन का डी एक्स के रिस्पेक्ट से क्या हो गया, एक्स। ठीक है जी, ये आपके पास इसका इंटीग्रल आ गया, किसका, ये सिर्फ एल एन एक्स का। अच्छा जी, ये इस वन का जो आया था वो एक्स हो गया। ठीक है, वो एक्स हो गया, और इसका जो इंटीग्रल आया था वो ये रहा, एल एन एक्स प्लस एक्स, वो भी यहाँ लिख लिया, एल एन एक्स प्लस एक्स। अरे ये प्लस नहीं आएगा, फार्मूले में यहाँ माइनस होता है, ये गलती से लिखा हुआ है, मिटा दिया मैंने, ये माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, फार्मूले का अभी क्या हो गया ये। ठीक है जी,
माइनस एक्स आएगा, ठीक है। वो आपने इसका जो इंटीग्रल आया था वहाँ लिख लिया। फिर आपके पास एल एन वाई का इंटीग्रल, एल एन वाई क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? रीज़न ये है कि हमने वाई को ट्रीट करना है कांस्टेंट की तरह, और या कांस्टेंट या वो जो है वो वन का, फिर वन का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा। तो ये जवाब में क्या आएगा, एक्स एल एन एक्स, ये लिख लीजिए, एक्स सॉरी एल एक्स एल एन वाई हो जाएगा। वन का क्या हो गया, एक्स, और एल एन वाई एज इट इज़ आ गया, एज इट इज़ आ गया एल एन वाई, और वन का हो गया एक्स, ठीक है। उसके बाद वन, अगला अगला इंटीग्रल क्या आएगा, जो कि वन को लेना है किसके रिस्पेक्ट से, डी वाई से, तो क्या हो जाएगा वाई, ये आ गया वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गए, ठीक है ना। बचा क्या, एक्स एल एन वाई और एक्स एल एन वाई, सॉरी हाँ ये गलत बोल गया मैं, एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन वाई आ गया, प्लस वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में से एक्स जो है, इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल लूँगा, चलो यहाँ वो करके दिखा देता हूँ स्टेप। इन दोनों में से एक्स आ गया बाहर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, ठीक है, प्लस वाई ऐसे ही आया इक्वल्स टू सी, ठीक है जी। उसके बाद हम दोबारा प्रॉपर्टी जानते हैं, जैसे हमने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, इन दोनों को अलग अलग कर लिया था कि एल एन ए भी बराबर होता है एल एन ए प्लस बी। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है, एल एन ए प्लस एल एन बी आया हुआ है, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए बी, तो हमने यही किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने यही किया कि एल एन ए प्लस एल एन बी था, तो हमने क्या किया, उसको लिख दिया एल एन ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, एल एन एक्स एल एन वाई को हम लिख सकते हैं एल एन एक्स वाई, ठीक है। एक्स बाहर ऐसे ही रहा, इन दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी लग गई सम वाली, सम टू प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट में चेंज, मतलब इस तरह चेंज हो गया एल एन एक्स वाई में, और ये जो प्लस वाई था वो एज इट इज आ गया। ये वाई कहाँ गया, वाई नहीं लिखा मैंने, वाई, ठीक है। तो ये प्लस वाई जो है वो आपके पास ऐसे ही आएगी इक्वल टू सी। तो ये आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, सही। बस आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ, भेजिएगा टाइम पे। ओके सर। अच्छा जी, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं।
रिकॉर्डिंग में मैंने स्टॉप कर दी।